हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, अपने यूनिट स्टार्ट कर रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर आज अपने टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपने पास बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको अपने स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन के लिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या अपने पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन passing through any surface is known as electric flux। यानी अपने पास एक सरफेस है, इस सरफेस के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइनें पास होती हैं, उस पास होने वाली लाइंस यानी नंबर ऑफ लाइंस को अपने क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। जैसे मान लो अपने पास एक सरफेस लेते हैं, जैसे ये सरफेस है और इसमें से ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइनें पास हो रही है। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 7। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स को अपने 5 से डिनोट करते हैं और फ्लक्स की जो क्वांटिटी है ये अपने पास कौन सी होती है, स्केलर होती है। इसके लिए स्टूडेंट्स अपने 3 केसेस से इसको समझ रहे हैं। जैसे मान लो फर्स्ट पोजीशन अपने ले रहे हैं, फर्स्ट पोजीशन पर अपने पास ये सरफेस है और इससे अपने पास लाइनें पास हो रही हैं। इस तरह से इसमें से लाइनें पास हो रही है। सेकंड पोजीशन पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है अपने पास, और सरफेस को अपने इस तरह से लेते हैं। और थर्ड पोजीशन पर अपने पास ये पोजीशन लेते हैं इसकी, और ये लाइनें इसमें से पास हो रही है। फर्स्ट पोजीशन पर देखते हैं अपने पास, फर्स्ट पोजीशन पर अपना जो सरफेस है वो इस तरह से है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन इसमें इस तरह से पास हो रही है। यानी सरफेस और इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन के बीच का एंगल अपने पास कितना है, 90 डिग्री। अब अपने एरिया वेक्टर की बात करते हैं। तो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो सरफेस के क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो आप देखिए, जैसे मान लो अपना सरफेस ये है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन लगाएंगे तो सरफेस के, ये सरफेस के परपेंडिकुलर। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अपने पास क्या मिलेगी, ये सरफेस है अपना, इसके परपेंडिकुलर डी ए वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपने पास ई वेक्टर इस साइड में डिनोट कर रखा है। यानी दोनों के बीच में एंगल अपने पास कितना है, 0 डिग्री। तो यहां से फ्लक्स को अपन निकालें फाई को, तो फाई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई और एरिया अपने पास कितना है, डीए, या डीए की जगह अपने इसको डिनोट कर देते हैं ई वेक्टर से। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ई। तो फाई इक्वल टू आपके पास क्या फॉर्मूला बनेगा, ई ए। अगर अपना सरफेस इस तरह से है और इसमें से जितनी भी लाइनें निकलेंगी वो लाइनों की नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइनें अपने पास क्या होंगी, मैक्सिमम होंगी। तो जब सरफेस इस पोजीशन पर रखा हुआ है, फर्स्ट पोजीशन पर, तो इससे निकलने वाला जो फ्लक्स है ये अपने पास क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सेकंड पोजीशन की बात करें, सेकंड पोजीशन पे सरफेस इस तरह से, तो एरिया की डायरेक्शन लगाएंगे सरफेस की परपेंडिकुलर। तो एरिया की डायरेक्शन सरफेस की परपेंडिकुलर ए वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये अपने पास है। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है अपने पास, 90 डिग्री। तो इस पोजीशन के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइनें इस सरफेस से पास नहीं हो रही, और पास नहीं हो रही तो फाई की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी, 0। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइनें अगर पास नहीं होंगी तो फाई कितना मिलेगा अपने पास, 0 मिलेगा। और फर्स्ट पोजीशन पर फाई कितना मिलेगा, मैक्सिमम। थर्ड पोजीशन पर अपने फर्स्ट पोजीशन पे सरफेस इस तरह से, सेकेंड पोजीशन पर 90 और थर्ड पोजीशन पर अपने इसको थीटा डिग्री एंगल पर लिया हुआ है।
थीटा डिग्री पर लिया हुआ है तो फ्लक्स अपने पास है वो क्या होगा, फर्स्ट केस से क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर प्रोड्यूस होने वाला जो फ्लक्स है आपके पास, इससे पास होने वाला फ्लक्स है उसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और इसमें अपने पास फर्स्ट पोजीशन से फ्लक्स है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अब आप देखिए इसमें अगर एरिया की बात करें तो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो सरफेस की परपेंडिकुलर, ये ए वेक्टर, और ये एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है अपने पास, थीटा डिग्री का, यानी ये इस तरह से, और इसके बीच में एंगल कितना है 90, ये ए की डायरेक्शन, और ई अपने पास इस तरह से पास हो रहा है इसमें, और एरिया सरफेस के परपेंडिकुलर, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा डिग्री। तो अपने इसको डिनोट कर देंगे थीटा से। अब इसका जब अपने फ्लक्स निकालेंगे तो फाई इक्वल टू ये आएगा आपके पास E, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट बनाए तो थीटा के रिस्पेक्ट ये कंपोनेंट क्या होगा, A cos थीटा, और ये कंपोनेंट अपने पास क्या होता है, A sin थीटा। तो ये क्या आएगा, EA cos थीटा, या आपने इसको लिख सकते हैं फाई इक्वल टू E वेक्टर डॉट A वेक्टर, क्योंकि अपनों 11th में एक फॉर्मूला डिफाइन किया था, A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल टू AB cos थीटा। तो इन दोनों के बीच में अपने कौन सा प्रोडक्ट लगा सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट लगा सकते हैं, यानी फाई आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के क्या होता है, इक्वल होता है। ये अपने पास फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो अपने मेन स्टैंडर्ड फॉर्मूला कौन सा आया, फाई इक्वल टू EA cos थीटा। अब स्टूडेंट्स अपने अगर फर्स्ट कंडीशन बनाए, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री देन, तो फाई इक्वल टू EA cos 0, और cos 0 का मतलब 1, तो फाई इक्वल टू EA यानी मैक्सिमम, वही अपने पास फर्स्ट पोजीशन आ जाएगी यहाँ पे, फाई इक्वल टू EA मैक्सिमम, यानी जब E और DA दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है तो थीटा कितना मिलेगा, 0, और थीटा 0 मिलेगा तो अपने पास पासिंग जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। सेकंड पोजीशन की बात करें, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन फाई इक्वल टू EA cos 90 0 होता है तो फाई इक्वल टू 0, इसमें फ्लक्स क्या मिलेगा, मिनिमम, जिसे अपने पास सेकंड पोजीशन है कि सरफेस से अपने पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन पास नहीं होगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। और थर्ड पोजीशन अपने थीटा की पोजीशन ली है तो यहां से आपके पास फाई इक्वल टू EDA cos थीटा। अब स्टूडेंट अपने यहां पर इसके यूनिट की बात करते हैं। यूनिट अगर अपने निकालें, फाई का फॉर्मूला आपने पढ़ा है EA, इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लिख सकते हैं F/Q, पीछे चैप्टर में लिखा था एरिया, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की मीटर स्क्वायर पर कूलम, एक यूनिट आ जाएगी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये अपने पास यूनिट किसकी निकली है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई की। एक यूनिट अपने और निकालेंगे यहां से, तो इसके लिए देखिए आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया था 10th क्लास में, तो पोटेंशियल की वैल्यू पड़ी V इक्वल टू W/Q। इनफाइनाइट से यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क करते हैं वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्या होता है, इक्वल। फोर्स को लिख सकते हैं, वर्क को लिख सकते हैं फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट बाय Q। तो आप देखिए फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट मीटर पर कूलम, यानी न्यूटन मीटर पर कूलम, उसको लिख सकते हैं अपने वोल्ट, तो वोल्ट इंटू 1 मीटर रह जाएगा अपने पास मीटर, तो सेकंड अपने पास फ्लक्स की यूनिट क्या बन जाएगी, वोल्ट इंटू मीटर, या आपने कह सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम्स। अब अपने इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं। डायमेंशन फॉर्मूले के लिए देखिए अपने स्टार्ट करते हैं न्यूटन, फोर्स का होता है M1 L1 T-2, क्योंकि फोर्स का आप निकाल दोगे F इक्वल टू
m में से, तो m1 और एक्सेलरेशन का l1 t-2 मीटर स्क्वायर का l स्क्वायर कूलम q इक्वल टू क्या होता है it, तो क्या हो जाएगा a1 t1। इसको जब अपने सॉल्व करेंगे तो m1 l1 और l2 l3 t-2 और a t-3 a-1। तो इस तरीके से अपने इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा m1 l3 t-3 a-। इर्रेगुलर सरफेस के लिए फाई को डिटरमाइन करते हैं। तो जैसे मान लो ये अपने पास एक इर्रेगुलर सरफेस है, इसको अपने स्मॉल पार्ट्स में क्या करेंगे डिवाइड कर लेते हैं। ये डिफरेंट सारे पार्ट बना लिए अपने स्मॉल। अब स्टूडेंट्स अपने एक पार्ट पे अज्यूम करते हैं, जैसे मान लो मैंने ये पार्ट लिया है, इसमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर, उसको मान लेते हैं डीए वेक्टर, क्योंकि अपने पास पूरे का एरिया कितना है ए है, तो स्मॉल पार्टिकल का एरिया कितना होगा डीए वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मान लेते हैं अपने पास ये ई वेक्टर। इनके बीच का जो एंगल है ये कितना है थीटा है। तो अपने अभी फ्लक्स को डिफाइन किया था, तो इर्रेगुलर सरफेस के लिए अगर फाई निकालें तो ये स्मॉल पार्टिकल के लिए है, तो इसका भी अपने पास कितना आएगा डी फाई, ये आप लोगों ने इसको लिखा था ई डी ए कोस थीटा, अभी निकाला था जस्ट आप लोगों ने डी फाई इक्वल टू ए डी ए कोस थीटा। अब अपने अगर टोटल फ्लक्स निकालना है, या आपने इसको लिख सकते हैं डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये अपनों ने फ्लक्स किसका निकाला है इर्रेगुलर सरफेस के लिए स्मॉल पार्ट का। अगर अपने को इस पूरे फिगर का फ्लक्स चाहिए टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए टोटल फ्लक्स निकालेंगे तो अपने डी फाई का क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे। तो फाई इक्वल टू आपने लिख सकते हैं ई डी ए कोस थीटा, ये आपके पास फाई ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो इर्रेगुलर सरफेस के लिए अपने पास फ्लक्स निकालने के लिए फॉर्मूला आ जाएगा फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए। अपने गाउस लॉ को पढ़ते हैं, तो गाउस लॉ का स्टेटमेंट लिखा हुआ है द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि गाउस लॉ अपने पास क्लोज सरफेस के ऊपर लगता है, तो अपने पास एक क्लोज सरफेस लेते हैं, क्लोज सरफेस को अज्यूम करते हैं। जैसे मान लो अपने पास ये क्लोज सरफेस है, इसमें Q1 Q2 माइनस Q3 और Q4 ये चार्ज है। तो अपने पास नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके इक्वल आएगा, यानी क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज है, तो क्लोज के अंदर कितना है टोटल Q1 प्लस Q2 माइनस Q3, Q4 अपने पास इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो इन सब चार्ज को अपने मान लेते हैं कितना है Q है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फाई इक्वल टू अपने पास क्या होगा समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस। इस सिस्टम के अंदर कितना टोटल चार्ज है और एप्सिलॉन नॉट के रेशो के क्या होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल आएगा, यानी फाई इक्वल टू समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अपने फाई को डिफाइन किया था फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब अपने इन दोनों को लिखें, या फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर लिख सकते हैं। ये भी फाई के इक्वल है, ये भी फाई के इक्वल है, तो अपने लिख सकते हैं
ये अपने डेफिनेशन थी डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए, तो यह फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब गाउस लॉ अपने पास क्लोज सरफेस के लिए लगता है, तो इंटीग्रेशन को अपने क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। तो स्टूडेंट अपने पास ये इक्वेशन किसके इक्वल है, फाई के समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये इक्वेशन अपने पास फाई इक्वल टू ई क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी, दोनों को कंबाइन करेंगे। फाई इक्वल टू आप लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो अपने पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशंस जब अपने इस गाउस लॉ की एप्लीकेशन पढ़ेंगी तब ये फॉर्मूला यूज करेंगी। बाय डेफिनेशन से फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, बाय गाउस लॉ फाई इक्वल टू समीशन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब अपने जो ये फाई है किस पे डिपेंड करता है, इस पे देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिख रखा है, द वैल्यू ऑफ फाई इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया, शेप and size of the closed surface. It depends upon the net amount of charge enclosed within surface. तो देखिए अपने पास 3 डायग्राम लेते हैं अपने पास। ये ट्राइंगल के अंदर प्लस क्यू चार्ज है, ये सर्कल के अंदर प्लस क्यू चार्ज है, ये स्क्वायर के अंदर प्लस क्यू है, और ये रेक्टेंगुलर के अंदर प्लस क्यू है। इसका फाई निकालेंगे तो फाई इक्वल टू समीशन क्यू यानी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका फाई निकालेंगे क्लोज सरफेस में क्यू अपॉन फाई निकालेंगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन फाई निकालेंगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो मैंने 4 फिगर बनाए हैं, ये ट्राइंगल, ये सर्कल, ये आपके पास स्क्वायर और रेक्टेंगुलर। तो अपने पास इन 4 के लिए फाई की वैल्यू अपने पास क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो अपने फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ फाई इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, शेप एंड साइज ऑफ द इनक्लोज सरफेस। यानी जो इस सरफेस के जो शेप है, एरिया है, उसके ऊपर फाई की वैल्यू डिपेंड नहीं कर रही। फाई की वैल्यू अपने पास किस पर डिपेंड करती है कि क्लोज सरफेस के अंदर अपने पास टोटल चार्ज कितना है, इस पर डिपेंड करेगी। तो ये अपना फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड लिख रखा है, अगर अपने पास क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज नहीं है, चार्ज अगर आपके पास क्या है, जीरो है, कोई भी चार्ज नहीं है, तो प्रोड्यूस होने वाला जो फ्लक्स है ये अपने पास कितना होगा, जीरो होगा। तो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, इफ नो चार्ज इज इन क्लोज बाय द सरफेस देन टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस विल ऑलवेज बी जीरो। अगर अपने पास टोटल यानी सिस्टम के अंदर क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, जीरो है, या अपने पास चार्ज ही नहीं है, तो फ्लक्स कितना मिलेगा, जीरो। जैसे अपने एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, जैसे क्लोज सरफेस है माइनस क्यू प्लस क्यू, इसमें डाइपोल सिचुएटेड है। अब डाइपोल सिचुएटेड होगा तो डाइपोल पे टोटल चार्ज कितना होता है, माइनस क्यू प्लस क्यू कितना हो जाएगा, जीरो। तो फाई की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। अब क्लोज सरफेस के अंदर अपने पास 1 डाइपोल सिचुएटेड है, 2 है, 3 है, परपेंडिकुलर है, थीटा डिग्री पर है, आप कैसे ही सिचुएट कर दो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। तो ये अपना एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से कि अगर क्लोज सरफेस के अंदर अपने डाइपोल को सिचुएटेड करते हैं, नंबर ऑफ डाइपोल्स यानी 3 हो चाहे 4 हो चाहे 5 हो, डाइपोल परपेंडिकुलर रखे हो, तो प्रोड्यूस होने वाला जो फ्लक्स है वो आपके पास कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। थर्ड ऑफ समीशन क्यू इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस इनसाइड द क्लोज सरफेस इफ एनी चार्ज सिचुएटेड आउटसाइड द क्लोज सरफेस मेक नो कंट्रीब्यूशन द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द सरफेस। ये चीज है, अगर अपने पास ये क्लोज सरफेस लिया है तो समीशन क्यू कौन से चार्ज का टोटल होगा, जो अपने पास इस क्लोज सरफेस के अंदर आएंगी। सरफेस से अगर बाहर कोई चार्ज है आपके पास तो उसका अपने समीशन क्यू में कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। 4 नंबर पॉइंट है, आउटसाइडिंग फ्लक्स फ्रॉम इन क्लोज सरफेस पॉजिटिव एंड इनकमिंग फ्लक्स इज नेगेटिव। जैसे मान लो अपने सरफेस लेते हैं, इस पे चार्ज अपने पास है प्लस क्यू, इसमें चार्ज है माइनस क्यू। अगर चार्ज प्लस क्यू है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइनों की डायरेक्शन क्या होगी,
आउटवर्ड, अगर चार्ज माइनस है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइनों की डायरेक्शन क्या होगी अपने पास, इनवर्ड होगी। ये क्या लिखा है, आउटगोइंग फ्लक्स। ये आउटगोइंग फ्लक्स है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे Q की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो समीशन Q क्या रहेगा, पॉजिटिव। और इनकमिंग फ्लक्स है वो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि अपने पास यहाँ पे चार्ज कौन सा ले रखा है, -Q लिया। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ फ्लक्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ये कह रहा है अब अपने जो फाई निकाला है टोटल फाई इक्वल टू समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो समीशन Q है इन चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है इन पे डिपेंड नहीं कर रहा। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ओनली चार्ज के मैग्नीट्यूड पे, यानी टोटल चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, न कि चार्ज के बीच की डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। तो ये अपने पास फाई की डिपेंडेंस और फाई के पॉइंट्स थे जिन पे फाई अपने पास किस तरह से डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स मैन अपने पास इस पूरे चैप्टर में गाउस लॉ की एप्लीकेशन पढ़ेंगी और गाउस लॉ को डिटेल में ब्रीफली के अंदर पढ़ेंगी, जिसमें गाउस लॉ आपने लिख रखा है, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अपने गाउस लॉ को प्रूव करेंगे यूजिंग कूलॉम्स लॉ। तो अपने एक चार्ज लिया हुआ है जिसे अपने पास एक क्लोज सरफेस है, यहां पर अपने पास चार्ज है +Q। इस पे अपने एक स्मॉल पार्ट अज्यूम करते हैं सरफेस पे, ये सॉलिड एंगल अपने पास, इसको डिनोट करते हैं d ओम से। अब इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पॉइंट है P, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपने पास E वेक्टर, और इस एलिमेंटल एरिया है, इस पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है dA वेक्टर। इन दोनों के बीच एंगल अपने पास कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो अपनी कूलॉम्स लॉ अप्लाई करके गाउस लॉ को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो अपनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस एलिमेंटल जो एरिया है उसके लिए अपने फ्लक्स निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपने निकाल रहे हैं रिलेटेड टू एलिमेंटल एरिया। इसके लिए निकालेंगे तो डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर या डी फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। ये अपने पास इस +Q से r डिस्टेंस पे P पॉइंट है जिस पर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज अपनों ने फॉर्मूला डिटरमाइन कर रखा है KQ/r²। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगी, d फाई इक्वल टू KQ/r² dA cos थीटा। ये अपनों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिटरमाइन हुआ अपने पास एलिमेंटल एरिया के लिए। अब अपने टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड टू होल सरफेस, पूरे सरफेस के लिए निकालेंगे तो फाई इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन करेंगे KQ dA cos थीटा बाई r²। अब स्टूडेंट्स अपने ने 11th में पढ़ा हुआ था dA बाई r²। स्टेरेडियन की वैल्यू होती है सॉलिड एंगल की, जिसे अपने d ओमेगा या d ओम से डिनोट करते हैं, और उसकी वैल्यू अपने पास 4 पाई होती है। ये मैंने आपको डायमेंशन वाले चैप्टर के अंदर प्रूफ करवाया हुआ है। थीटा अगर अपने पास स्मॉल है तो कोस थीटा 1 के इक्वल होता है, तो इसके साथ ही लिख देंगे dA कोस थीटा। इसको अपने लिख सकते हैं d ओम या d ओमेगा बोल देते हैं, और इसकी वैल्यू अपने पास कितनी होती है
4 पाई होती है। तो फाई अपने पास कितना निकलेगा, क्लोज इंटीग्रेशन, क्योंकि गाउस लॉ अपने पास क्लोज सरफेस के लिए लगता है कि क्यू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू अपने पास किसके इक्वल है, डी ओम के क्यू बाहर ले लो, क्लोज इंटीग्रेशन इसकी जगह लिख देंगे डी ओम, और ये इंटीग्रेशन हटेगा अपने पास, तो फाई इक्वल टू आपके पास कितना आएगा, के क्यू, और डी ओम की कंप्लीट वैल्यू अपने पास कितनी होती है, 4 पाई। रिप्लेस करेंगे, फाई इक्वल टू के की वैल्यू है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो रहा है, तो फाई इक्वल टू बना है अपने पास क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये अपने पास गाउस लॉ हो जाएगा। गाउस लॉ अपने पढ़ा था कि क्लोज सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज है, यानी प्रोड्यूस होने वाला जो फ्लक्स है क्लोज सरफेस के अंदर, टोटल चार्ज और एप्सिलॉन नॉट के रेशो की क्या होता है, इक्वल। तो फाई इक्वल टू निकालें तो टोटल चार्ज क्लोज सरफेस में कितना है अपने पास, क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से भी कितना आ रहा है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अपने कूलॉम्स लॉ को अप्लाई करके गाउस लॉ को क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने गाउस लॉ की एप्लीकेशन को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।